नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच कहूँगा मैं। पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ लखनऊ के लोक बंधु राजनारायण मेमोरियल इंटर कॉलेज में। यहाँ से 12th क्लास की महिमा रावत नाम की बच्ची ने 92.4% मार्क्स लाकर विद्यालय टॉप किया है। तो आइए मैं आप सबकी मुलाकात करवाता हूँ महिमा रावत से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा रावत एंड मैं उत्तर धौना चिन्हट लखनऊ की मूल निवासी हूँ और मैंने 2023 टू 24 में क्लास 12th में 92.4% हासिल किए फ्रॉम LBR इंटर कॉलेज। सबसे पहले मैं महिमा को मेरी तरफ से और पूरे लोक बंधु विद्यालय परिवार की तरफ से इतने अच्छे मार्क्स अचीव करने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महिमा, एग्ज़ाम से पहले जिस टाइम एग्ज़ाम्स हो रहे थे या फिर जब आपकी क्लासेस चल रही थी उस टाइम आपको क्या लगता था, या फिर आपके क्लास के बच्चे ही बात करते होंगे कि विद्यालय में टॉप कौन करेगा, तो ऐसी कुछ बातें होती थी? या फिर टीचर्स क्लास में आते होंगे तो हो सकता है बोलते हो कि इस बार ये बच्चा टॉप कर सकता है? उस लिस्ट में किसका नाम रहता था? केवल आपका ही नाम था या फिर उस लिस्ट में और भी बच्चे थे? नहीं सर, हमारे क्लास में गर्ल्स का बैच था, सो सारी लड़कियां ही पढ़ने वाली थी, सभी अच्छा पढ़ती थी। तो फिर एक लिस्ट नहीं बनी थी कि हाँ ये आ सकते हैं वो आ सकते हैं, कोई भी ला सकता था, सभी उतना पढ़ते थे। लेकिन 2-3 नाम थे जिनको सबका अनुमान लगाया जा सकता था कि ये 3-4 लोग ला सकते हैं। हाँ। आप लोगों में आपस में बातें होती हैं? हाँ, आपस में बातें होती थी। बहुत से बच्चे होते हैं उनका जो पढ़ाई का मेथड होता है कि वो जैसे रात में पढ़ते हैं, 12 बजे उठ गए तो 12 बजे पढ़ने लग जाएंगे। अगर 1 बजे उनकी आँख खुल गई तो 1 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक उनको नींद नहीं आती है। तो आपके साथ भी ऐसा था या फिर आपने एक शेड्यूल फिक्स कर रखा था, एक टाइम टेबल था, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते थे? सर, सबसे पहले तो मैं तो प्रेफर करती हूँ दिन में सुबह पढ़ना, और रात में पढ़ना मैं प्रेफर नहीं करती। मैं एक अर्ली बर्ड हूँ। अगर एग्ज़ाम पास में आए तो फिर आप 4 बजे उठिए, 4 बजे से 6 बजे तक, जब तक आपका स्कूल नहीं होता तब तक आप पढ़िए। और मेरा कोई शेड्यूल ऐसा नहीं था कि मैंने टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको हर दिन में ऐसा करना चाहिए कि गोल फिक्स होना चाहिए। आपको एक हफ्ते और एक महीने में फ़िक्स होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स मुझे इस महीने करने हैं, अगले महीने इतने चैप्टर्स करने हैं। तो हर दिन में आपका गोल होना चाहिए इतने चैप्टर करने हैं, और जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो, आप तब तक ही पढ़ाई करिए। तो आप पढ़ाई वैसे ही करेंगे, आपका टाइम टेबल बना रहे चाहे ना बना रहे, अगर आपके पास एक गोल है तो आप वैसे ही पढ़ाई करेंगे। जब आपने रिजल्ट देखा, आपको पता चला कि आपने टॉप किया है, विद्यालय टॉप किया है, और आपका 92% मार्क्स है, और जो लखनऊ टॉप बच्चे का है 96% मार्क्स है, तो आपके मन में ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी और अगर मेहनत कर लेती तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकती थी? या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगा हो, या आपके जो क्लासमेट हैं उन्होंने कभी ऐसा बोला हो, या टीचर्स ने, हो सकता है आप स्कूल आए हों रिजल्ट निकलने के बाद, तो टीचर्स ने बोला हो कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते थे, कि ऐसा क्या कुछ हुआ? हाँ सर, मेरे साथ तो ऐसा हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर हिंदी का था, और मैं सच बताऊँ तो मैं हिंदी के पेपर वाले दिन घर आते रोते हुए घर आई थी, बिकॉज मेरे 4 टिक द करेक्ट ऑप्शन मैं गलती से छोड़ आई थी। मैं उन पर टिक लगाना ही भूल गई थी। तो और जिन्होंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया वो जानते होंगे, कृतियाँ आती हैं लेखक की लिखने की, तो वो मैं लिखना भूल गई थी। सो अगर मुझे लगता है कि अगर वो मैं कर आती तो फिर 4-5 नंबर शायद और बढ़ जाते। तो जब मैंने टीचर्स को बताया रिजल्ट आने के बाद, तो वो कह रहे थे कि हाँ अगर वो ना गलत हुआ होता तो शायद डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकती थी। टॉप कर सकते थे। यस सर। अच्छा, आपने टॉप किया है, आप इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? सर, पहला तो मैं अपनी मदर को देना चाहूँगी, मम्मी को देना चाहूँगी। उन्होंने कभी भी मुझे घर पे काम करने का दबाव नहीं डाला। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे वो कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, कभी भी ये नहीं कि हाँ ये काम कर दो वो काम कर दो। और सेकेंडली मेरे सारे टीचर्स और यूट्यूब टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, जो सोशल मीडिया पे पढ़ाते हैं। और जो पढ़ाते हैं सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें नहीं पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उन सबका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी। वो भी ऐसे मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है लेकिन बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के जो रोज़मर्रा के कार्य होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, तो क्या वैसे बच्चे आगे नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं सर।
अगर बच्चा अपने आप कर रहा है, वो तो अगर बच्चा बड़ा है तो समझदार है तो वो अपने आप ही काम करेगा, उसे कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं हूँ तो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराऊंगी, थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कराते हैं। बट जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है बट उसकी पढ़ाई में ये बाधा आ रही है कि कोई कह रहा है कि हाँ नहीं पढ़ाई छोड़ के काम करो, तो वो गलत है। वरना बच्चा अपने आप करेगा ही, अगर वो थोड़ा सा समझदार होगा, वो सोचेगा कि हाँ मम्मी की हेल्प करो, तो वो करेगा ही। बहुत ऐसा कम ही होता होगा कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके गार्जियन उससे काम करने के लिए कहें। हाँ, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं, मैं कुछ फैमिलीज़ को भी जानती हूँ जहाँ पर पढ़ाई को प्रेफरेंस ना देकर काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए मैंने ये बात बोली सर। अब आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात कर दी है तो उससे संबंधित एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में ये मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि आज भी वहाँ पे पढ़ाई को सेकेंडरी रखा जाता है, पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसे अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, कोई भी लड़की कितनी भी अच्छी है पढ़ने में, उसने टॉप ही किया होगा, लेकिन 12th के बाद क्या होता है कि उसको बीए और एमए मोस्टली गार्जियन नहीं करते, बीए एमए करवा देते हैं। वो भी किस लिए? उसकी शादी करने के लिए। yes. वो कितनी भी अच्छी है पढ़ने में, हो सकता है कि वो इतना ब्रिलियंट है कि यूपीपीएससी वगैरह सिविल वगैरह भी बीट कर सकती है, पर नहीं करवाते हैं। और उसके बाद गार्जियन, मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र क्या करते हैं कि उसकी शादी के लिए पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 20-25 लाख वो पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे मेरी बेटी की शादी में 20-25 लाख खर्च करने हैं, 15 लाख की कार देनी है, लेकिन वहीं पे 5 लाख उसकी पढ़ाई में नहीं खर्च कर पाते हैं। ऐसा होता है काफ़ी बच्चों के साथ में, ऐसा होता है। तो ऐसे गार्जियन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं तो ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आप उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उतना ही अगर आप पढ़ा देंगे तो उस पढ़ाई के बलबूते पे ही उतने पैसे आप वापस ले आएगी। आप पढ़ाई, आपके पैसे कहीं जाने नहीं वाले। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं होते हैं और थोड़ा उनकी सोच में उतना चेंज नहीं आया होता है। वो यही सोचते हैं कि बस बेटी है तो बेटी की शादी करानी है, आगे चल के पढ़ा लिखा के करेंगे क्या, घर का काम ही करना है, घर का काम ही करना है, और लड़की आगे क्या करेगी, पढ़ के करेगी क्या। उनकी सोच में ज़्यादातर ऐसे पेरेंट्स की सोच में यही होता है कि पढ़ के करेंगी क्या। बट उन्हें भी सोच बदलनी चाहिए कि अगर हमारी बच्ची प्रयास कर रही है, बच्चा प्रयास कर रहा है तो उसे भी एक मौका दें। अगर आपका फेवरेट टीचर कौन है? सर ये कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं ऐसे। नहीं, फिर भी जैसे हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, ढेर सारी डिशेस होती हैं, उसमें से सब बहुत अच्छी होती हैं, उसमें से कोई एक हमारी फेवरेट होती है। और जो हमारी फेवरेट है ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे की भी फेवरेट हो सकता है हमें चाउमीन पसंद है तो दूसरे को पिज़्ज़ा पसंद हो। दोनों अच्छे नूडल्स हैं, दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आपको जैसे कुछ टीचर्स हैं, सबके पढ़ाने का अंदाज अपना होता है, सबका एक अपना स्टाइल होता है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ फ्रेंडली पढ़ाते हैं। तो इस आधार पे आपका फेवरेट टीचर कौन है? सर आप बचना चाह रहे हो, जवाब नहीं देना चाह रहे हो ना? सर एक टीचर का आप नाम लेंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, नाराज़ तो कोई नहीं होगा, लेकिन चुनाव करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि सभी टीचर मेरे बहुत अच्छे थे। मैं 4 नाम ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से पहला नाम मैं लेना चाहूँगी आनंद सर का। जो मैं आपको सच बताऊँ, उन्होंने मुझे कभी भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जो मुझे सिखाया वो एकदम अलग ही है, वो कोई और नहीं सिखा सकता। उनसे जो मोटिवेशन मिला, उनसे जो बात करने का तरीका या फिर जो सभ्यता उनसे सीखी वो अलग है। और जो 3 नाम और मैं लेना चाहूँगी, दीप्ति मैम, रवि सर और हिमांशु सर, और मेरे प्रिंसिपल मैम। आपके फेवरेट टीचर? फेवरेट, ये मेरे फेवरेट टीचर्स हैं। और बाकी जो बच रहे हैं वो भी अच्छे हैं, बट आपने थोड़े नाम बोलने को कहे हैं। सो चलिए, आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए नीट की हाँ सर, नीट की प्रिपरेशन चल रही है। हाँ सर, फैमिली प्रिपेयर है। फैमिली ने तो बोला है कि आप जितना पढ़ना चाहती हैं आपको पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी आपका ठीक ठाक पैसा जो है उसमें खर्च होगा। हाँ, और हो सकता है आपको यूपी से बाहर ही रहना पड़े, क्योंकि चांस कम है। लखनऊ में तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे सीट मिले। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स एग्री हैं? यस सर, एग्री हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप? सर ढेर सारा पैसा कमाने के लिए? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो आप एक पैसा है, नहीं लेंगे नहीं सर, वो एक तो है कि हाँ पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक अल्टीमेट गोल रखना वो अलग बात है। लेकिन एक गोल है सेवा करने का, जो है कि कुछ जो डॉक्टर होते हैं जितना लेना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा फीस लेते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के या फिर ऐसे लोग उस फीस को नहीं भर पाते हैं। सो कंसंट्रेट जो फ़ीस होती है उसको कम करना चाहूँगी। और एक मेरे
दिल से इच्छा है कि मैं आगे जाके कभी एनिमल्स की सेवा कर पाऊँ, जानवर जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं उनकी मैं हेल्प करूँ। जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाते, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो फिर सबसे अच्छी बात यही है। आपने सेवा भाव बताया कि इसलिए MBBS करना चाहते हैं, और आपने बोला कि इससे कई डॉक्टर्स होते हैं वो जितनी फ़ीस उनको लेनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा फीस लेते हैं। जैसे लखनऊ में कई हॉस्पिटल्स भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। yes, sir. तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि कोई पेशेंट जाता है और अगर उसकी डेथ भी हो गई है तो वो उसको ICU में रखते हैं, और फैमिली से पैसा लेते रहते हैं तब तक जब तक कि वो बिल्कुल पॉकेट खाली ये केस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये केस कॉमन है, लेकिन ज़्यादा कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है बिकॉज वो हॉस्पिटल की बात आ जाती है। फिर हॉस्पिटल उससे कुछ भी कर सकता है। इस वजह से अगर आप एक बड़ी डॉक्टर बन गई भविष्य में तो क्या आप प्रयास करेंगे कि ये जो चीज़ें हो हाँ सर, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी इसे कम करने का। जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपने टॉप किया है, विद्यालय टॉप, तो आप घर गए होंगे, उनको बताए होंगे कि मैंने विद्यालय टॉप किया है, तो पेरेंट्स का वहाँ पे रिएक्शन क्या था? सर सब तो बहुत खुश थे। तुरंत ही मतलब मम्मी ने बधाई दी। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो सो गई थी तुरंत ही जैसे ही आने वाला था रिज़ल्ट, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सो मेरी दीदी बैठी, उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा, फिर तुरंत मुझे बताया, मम्मी को बताया, मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद सारे टीचर्स मुझे बधाई देने लगे, तो सभी बहुत खुश थे सर। खुश कौन नहीं था? भाई? सर भाई नहीं है, दीदी है बस मेरी। अच्छा, ओके बेटा। काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा, हो सकता है आपने भी कभी ऐसा किया हो कि जैसे गार्जियंस कुछ कहते हैं घर पे ही, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बैठे या फ्री ही बैठे हुए हैं, फादर या मदर ने कुछ कहा कि बेटा ये ला दो, तो बच्चों का तुरंत जवाब होता है कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं लाऊंगी या फिर मैं नहीं लाऊंगा। या बच्चा खेल रहा होता तो वो तुरंत जवाब दे देता है, और उसके बाद में वो बच्चा वो काम करता भी है, मना करने के बाद भी वो काम करता है। लेकिन वहाँ पे गार्जियंस को कैसा फील होता होगा? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वैसे तो पेरेंट्स कुछ कहेंगे नहीं, भाई दादा कह देते हैं, तो क्या कभी आपने बिल्कुल मना किया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? क्योंकि कहने का भी एक तरीका होता है, मना करने का भी एक तरीका होता है। यस सर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर मेरे घर पे तो ये है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या फिर मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ, तो अगर मम्मी मुझसे कभी कुछ कहती भी हैं तो ये कर लो। अगर मेरी दीदी फ्री बैठी होती हैं तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ, उनसे कह दीजिए मैं अभी ये काम कर रही हूँ। दीदी सपोर्ट करती हैं? हाँ। कल आप दीदी से कहेंगे आपने मेरे लिए क्या किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऐसा करते हैं, बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। नहीं, रूडली तो व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो उनसे पेरेंट्स ही सब कुछ हम लोगों के लिए करते हैं। पेरेंट्स की बच्चों से कुछ तो उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि 27-28 साल तक अगर बच्चा आगे पढ़ाई कर रहा है तो 27-28 साल तक, 20 साल तक तो वो बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। फिर बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए बाहर भी जाता है, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट जाए, या हो सकता है फॉरेन निकल जाए, वहाँ पे वो सेटल भी हो जाता है, फिर वो वहीं सेटल ही हो जाता है, वापस आता ही नहीं है। उसके गार्जियन जब तक कि यंग हैं ठीक है, लेकिन एक समय के बाद वो भी वृद्ध हो जाते हैं, उनका भी शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो अगर वो गार्जियन अपने बच्चों से छोटी सी उम्मीद करते हैं तो क्या वो गलत है? और क्या उन बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? उनके लिए सब कुछ पैसा ही हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी आप वृद्धाश्रम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर हैं। अभी जैसे न्यूज़पेपर में निकला था कि एक बच्चे ने USA से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जो किया है वो मोबाइल से किया है, वीडियो कॉलिंग पे किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप भी आगे चल के फ़ॉरेन जाएँ या आपको भी कहीं बाहर जाना पड़े। सर अगर मैं आगे चल के डॉक्टर बनती हूँ तो मैं तो अपने ही इंडिया में रह के, भारत में रह के ही सेवा करना चाहूँगी। और ये बात जो आपने बताई तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिसने आपको इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप कुछ जाके कर सकें, और आप उन्हीं का फिर साथ नहीं देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मैं इसके बिल्कुल विरोध करती हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है जैसे जब बच्चा छोटा सा होता है तो उनके बच्चे के गार्जियंस को, माता पिता को सब कुछ पता रहता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, या फिर उस बच्चे को क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो एक एज के बाद गार्जियन भी जो है तो वो भी बच्चे ही हो जाते हैं। जैसे कभी उनको कहते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा है खाने में, तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं बहुत रूडली व्यवहार करते हैं उनसे। लेकिन क्या उनको ऐसा करना चाहिए? और अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या आगे उनके बच्चे ऐसे नहीं करेंगे?
करेंगे, हो सकता है उनके बच्चे भी वैसे करें। यस सर। तो ऐसा मुझे भी लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सब कुछ पैसा ही थोड़े ना होता है। अगर आप बाहर हो तो अपने गार्जियन को भी आप जो है बाहर ले जाओ। अगर आप नहीं ले अगर जाना आपका चाहते हो तो प्रेफरेंस है बाहर जाना, तो आप अपनी मम्मी पापा को भी, पेरेंट्स को भी ले जाएं, बिकॉज उन्होंने ही आपके लिए सब कुछ किया। अगर वो ये ना करे होते तो आप फ़ौरन ना जा सकते। ये क्योंकि अगर आप वृद्धाश्रम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 95% जो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग हैं उनके बच्चे बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। और जो बच्चे अच्छी जगह पे नहीं हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो अपने गार्जियन के साथ ही रहते हैं। तो अगर गार्जियन थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। एक्सपेक्टेशन करना, तो अगर आपके लिए पूरी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन तो रहता है कि हाँ बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारा साथ देगा। और अगर ये नहीं करता है तो फिर आपने अपने मम्मी पापा के लिए किया है क्या? फिर आपका जो मोटिव है, एक जीवन का ये मोटिव होता है कि अपने मम्मी पापा के लिए जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाएं, तो ये मोटिव ही नहीं पूरा होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है आपके अनुसार। यस सर। मेरे भी अनुसार सभी विद्यालयों में अपने कुछ रूल्स होते हैं। यस सर। अपने कुछ नियम्स होते हैं। यस। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर रहते होंगे, कुछ रूल्स ऐसे होते होंगे जो सारे कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग रहते होंगे। तो आपके विद्यालय का कौन सा एक रूल है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि उस रूल की वजह से आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा? रूल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा किया जाता है कि अगर कोई बच्चा फ्री है या फिर कोई क्लास फ्री है, समझिए कोई टीचर नहीं आया है, तो उस क्लास के बच्चों को, जैसे 12th में मैं थी, अपना एग्जांपल देती हूँ, तो अगर हमारा क्लास कोई फ्री होता है तो हमारी मोहिनी मैम जो है, हमारी प्रिंसिपल मैम जो हैं, वो हमें कहती थी कि आप जाकर किसी भी क्लास को जाके पढ़ा सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो आगे चल के टीचिंग का काम करना चाहते हैं। ये जो एक इनिशिएटिव है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। सो ये मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा रूल है हमारे कॉलेज का और ये हर कॉलेज में होना चाहिए। और हमारे कॉलेज में 1 महीने में 1 दिन ऐसा ज़रूर होता है कि कोई बच्चा ही आकर प्रिंसिपल बनता है, टीचर बनता है। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये मुझे बहुत पसंद आया अपने कॉलेज का। इन ढेर सारे रूल्स में कोई एक ऐसा रूल जो है तो बहुत अच्छा, यस सर, आगे बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स की लाइफ में, लेकिन आप लोगों को कभी लगा हो कि ये रूल ना होता तो अच्छा रहता है? कोई ऐसा रूल? ऐसा रूल आपस में आप लोग बात करते हो कि ये कैसा रूल मैम ने बना दिया है, ये नहीं होना चाहिए था? ऐसा तो मुझे कोई रूल लगा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। क्लास में किसी बच्चे को कभी नहीं लगा? सर जो बच्चे होते हैं उनको तो सारे रूल्स ही ख़राब लगते हैं लेकिन मेरे हिसाब से सभी रूल्स इसलिए होते हैं ताकि बच्चा ही आगे चल के रिस्पॉन्सिबल बने। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में मेरा अनुभव, मैंने देखा है कि जो गार्जियंस होते हैं वो फीस को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यस सर। टाइमली फ़ीस नहीं जमा करते हैं, या जूनियर क्लास के बच्चे हैं 1-2 साल पढ़ाया उसके बाद वो फ़ीस नहीं देते हैं, अपने बच्चे को निकाल के दूसरे स्कूल लेकर चले जाते हैं। ऐसा ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने जहाँ पे टीचिंग की है वहाँ पे भी ढेर सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं। वो फ़ीस को प्राथमिकता ही नहीं देते हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल, और वही गार्जियन फ़ीस को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी होती है, हाँ बहुत सर, अच्छी। वो अपने बेटे को बुलेट दिला देते हैं 3 लाख की, स्कॉर्पियो दिला रहे हैं, लेकिन भंडारे में 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की फीस 20,000 है वो नहीं खर्च कर रहे हैं, वो नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, नहीं सबमिट कर रहे हैं। तो क्या उसका उस बच्चे के भविष्य पर या उस बच्चे पर उसका कोई बैड इफेक्ट पड़ता है? यस सर, मैं कहना चाहूँगी ऐसे पेरेंट्स जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है फिर भी वो फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अगर आप फीस पेंडिंग है और आप दूसरे स्कूल में नाम लिखा देते हैं बच्चे का, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, तो फिर मैं कहना चाहूँगी एक तरीके की चोरी हुई जो अपने स्कूल से की। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर उसे 1-2 महीने का कुछ तो छूट देनी चाहिए, वो हर कॉलेज में मिलता है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फिर आपको सबमिट कर देना चाहिए। हाँ, और बच्चे पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि जैसा पेरेंट्स से, वो सारे बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। सो कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि देखिए अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ से छूटना है तो फिर आप पेंडिंग करते जाएं उसी चीज़ को छोड़ के चले गए। सो ये गलत है। फीस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है जमा कर पाना, तो लास्ट में गार्जियन यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लेते हैं। ऐसे तो आप जिस स्कूल में जाएंगे उसी में ऐसा करेंगे। सो तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं आना चाहिए कि कुछ ऐसा रूल आ जाए कि बच्चा जो है बिना फीस डिपॉजिट किए दूसरे स्कूल जा ही ना सके? यस सर, ऐसा होना चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना चाहिए कि अगर आप पूरे ईयर की फ़ीस
सबमिट नहीं करते हैं तो आपको दूसरे में एडमिशन नहीं मिलेगा दूसरे। ऐसा रूल शायद आ भी गया है, है ना मैम? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा, हाँ सर। और उससे बच्चों को भी शायद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीच में जाके बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चे को खड़ा करना पढ़ाई के लिए, फीस के लिए, अगर वो बहुत अच्छा है पढ़ने में तो थोड़ा सा तो वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। हाँ तो मुझे भी लगता है कि गार्जियंस को फीस टाइमली देना चाहिए। भले ही आप उसको कपड़े ना दिला पाओ, 2 दिला रहे हो तो 1 दिलाओ, हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना खिला रहे हो ना खिला पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन फीस तो टाइमली जमा ही करना चाहिए, क्योंकि उसी एजुकेशन से वो बच्चा बहुत आगे जाएगा आगे चल के। अगर मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहूँ और मेरे पास और भी अच्छे स्कूल के ऑप्शन हैं, यस सर, तो आप क्या बताओगे, मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि मैं आपके ही स्कूल में एडमिशन लूँ? ऐसा क्या है आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल की खासियत है कि हमारा स्कूल लोवेस्ट कॉस्ट पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो अगर ये आसपास किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं है। आसपास जितने भी स्कूल हैं उनकी या तो फ़ीस बहुत हाई है, तो या तो अगर फ़ीस कम भी है तो फिर उसमें एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में लो फीस पे लोवेस्ट फीस से क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। सो ये हमारे स्कूल का एक प्लस पॉइंट है। आपकी स्कूल की एक और एक्टिविटी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जैसे छोटे से जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत छोटे से, जैसे राखी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, या दूसरा कोई प्रोग्राम, वो भी सेलिब्रेट करवाया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा होती है वो पूरी बाहर निकल के आती है, और भविष्य में उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत कम स्कूल हैं जो ऐसा करते हैं। यस सर। आपके स्कूल में मैंने ऐसे देखा है, अवध एकेडमी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी मैंने देखा है। तो ये ऐसा आपके स्कूल में बिल्कुल होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। क्या उसका बेनिफिट आपको मिला है? यस सर, मिला है काफ़ी कुछ, क्योंकि अगर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो बच्चे इन्वॉल्वमेंट लेते ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। गार्जियंस की एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर उनका बच्चा पढ़ने में वीक है तो ठीक है, आप उसका जिम्मेदार स्कूल को कह सकते हैं, लेकिन बच्चे का अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, जैसे वो उसको बातचीत सही से नहीं करनी आ रही है, या फिर जैसे कुछ रिलेटिव आ जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बच्चा है छोटा सा, वो पीछे वाले कमरे में जाके छुप गया, तो क्या उसके लिए विद्यालय पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, या कहीं ना कहीं गार्जियन की भी वहाँ पे कमी है? क्योंकि एक क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, सबके लिए सेम रूल है, सबको सेम पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसा गाइडेंस दिया जाता है, ऐसा होता है ना। उसी के कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं एक्टिव होते हैं, तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो कैसे विद्यालय पे छोड़ सकते हैं? क्या उसके लिए गार्जियन जिम्मेदार नहीं है? सर इस पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल होता है या फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा उसके घर में डेवलप होता है। सो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, अगर वो कोई भी काम कर रहा है छोटा सा भी और उस पर मम्मी पापा ध्यान दे रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो कहीं भी जाके किसी से भी बात करने में समर्थ रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर का कंट्रीब्यूशन होता है, और स्कूल को भी इतना ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बच्चा लेफ़्ट आउट ना हो, अपने आप को एकदम अलग महसूस ना करे। सो अगर घर पे और स्कूल में दोनों जगह अगर उस बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है तो फिर वो अच्छा आगे उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यस सर। लेकिन घर पे इसका जो बेस बनता है वो घर पे बनता है बचपन से। अगर कोई बच्चा छोटा सा भी काम कर रहा है, अगर आप तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर घर का एक बच्चा उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, तो जो छोटे वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। यस सर। तो वो तो फैमिली से सीखते हैं और आसपास की जो सोसाइटी होती है उससे सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो पढ़ाई करते हैं कहीं अच्छी जॉब करने के लिए। सबके गार्जियन की चाहत होती है कि उनके बच्चे को एक सरकारी नौकरी बहुत अच्छी सी मिल जाए। तो हो सकता है सरकारी नौकरी आज आपको मिली है, आज आपकी 50,000 सैलरी है, या प्राइवेट नौकरी ही है बहुत अच्छी सी, कल आपकी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख सैलरी हो गई है। लेकिन जब उसके बाद उनके बच्चे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन, तो उनको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जहाँ से आपने शुरू किया था। यस सर। लेकिन उसके बाद भी
जो बच्चे होते हैं या गार्जियन होते हैं इतना ज़्यादा सरकारी नौकरी के लिए क्यों परेशान होते हैं? अगर आप व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है 2-3 साल आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहना पड़े, लेकिन जब आपका वो व्यवसाय बहुत ऊंचाई तक जाता है तो आपका जो बच्चा होगा, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो उसी ऊंचाई से, उसको फिर जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके ही बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगा। तो गार्जियंस में ये चीज़ क्यों नहीं जा रही? गार्जियन इतना अपने बच्चों को क्यों फोर्स करते हैं नौकरी के लिए ही, जबकि नौकरी, और अब तो पेंशन वगैरह भी नहीं है कि बुढ़ापे में पेंशन मिलती रहेगी तो आराम से चलता रहेगा। सर, इसका एक मेजर कारण है कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं जॉब में। तो अगर कोई समझिए कोई यूथ है जो अपना कोई स्टार्टअप कर रहा है, अगर उसको स्टार्टिंग में कुछ सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर कुछ प्रेशर आने लगता है कि हाँ इतने साल हो गए तुम ये कर रहे हो, अभी तक सक्सेस नहीं मिली। और ये मेंटालिटी रहती है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल जॉब होती है, स्टेबिलिटी मिलती है और उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब छूटने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो बिना रिस्क के कोई बहुत ज़्यादा यस सर, तो ये अब बच्चों के माइंड्स में तो आ रहा है कि बिना रिस्क के कोई जॉब या फिर कुछ सक्सेस ज़्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर इंडियन पेरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी शायद स्टेबिलिटी में ज़्यादा नौकरी को ही देते हैं। यस सर। अगर गार्जियंस को बेटी की शादी भी करनी रहती है तो सोचते हैं कि कोई लड़का सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है। यस सर, बिजनेसमैन को नहीं प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं वो। आप जो भारत के गार्जियंस हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, यस सर, और जो बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी अब बच्चे हैं उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिले आगे पढ़ने की, और कभी हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश की है कि पैसा एक बाधा ना बने हमारे एजुकेशन में। सो अगर आपका बच्चा पढ़ने में है तो फिर उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो उसको हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी, जितने मेरे जूनियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अपनी पूरा जो मन है पढ़ाई पर ही लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। एक इंटरनेट जो है मैं कहना चाहूँगी वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है अभी, और डिस्ट्रैक्शन भी है और वो एक एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आपको एजुकेशन और डिस्ट्रैक्शन एक ही चीज़ से आ रहा है जो है मोबाइल फ़ोन। तो आप उसमें ज़्यादातर फोकस करिए, उससे एजुकेशन लेने का, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये मैं कहना चाहूँगी। बेटा बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। थैंक यू आपके लिए मेरी चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से मेहनत करें और आपके रिजल्ट सामने, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा जरूर। थैंक यू। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया जी से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप और गार्जियंस को कुछ पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि बहुत से गार्जियन जो होते हैं जो एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो इससे संबंधित मैं चाहता हूं कि 2 शब्द कहें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर संवारती है। एक लड़का पढ़ता है तो वो एक ही घर संवारता है, पर जब लड़कियाँ पढ़ती हैं तो 2 घर संवारती हैं, एक अपना और एक वो जिस घर में जाती हैं उनका। तो बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हाँ सिर्फ बेटों को पढ़ाएं, और बेटियां इंटर की हैं या जब बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो वो लोग पैसे को या फाइनेंशियल इशू लाकर उनकी पढ़ाई को वहीं रोक देते हैं या फिर उतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी आपसे कि हाँ हो सकता है आपका बेटा एक बार आपके लिए सोचे, पर बेटियाँ जहाँ भी कहीं रहेंगी अपने, अगर आप आगे अपनी लाइफ में जहाँ भी आगे मूव करेंगी वो आपको हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि बेटियों को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होता है। और मैं तो अपने घर में एग्जांपल, यहाँ स्कूल में एग्जांपल देख ही रही हूँ। हमारी महिमा जो है, इन्होंने बहुत कुछ फेस करते हुए इस मुकाम पर आई हैं। ये बच्ची जो है, ये जिस परिवार से आती है वहाँ पर आकर इस मुकाम को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। इनके घर में बहुत सारी परेशानियाँ, उसके बावजूद इन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा मार्क्स लाई। ये चीज़ आप लोगों को इंस्पायर करती है कि आप लोग भी बेटियों को पढ़ाइए और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए। बस, धन्यवाद। रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ आप भी 2 शब्द कहें इस संबंध में।
हमारा मानना है कि बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बराबर दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का ही दायित्व समाज में बराबर का है। लेकिन लड़कियां चूँकि इग्नोर की जाती हैं अक्सर, इसलिए उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली जो जैसे भी, क्योंकि लड़कियां जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास तौर से महिमा जो है, मैम ने बताया पहले भी कि वो किस परिवार से बिलोंग करती, किस तरीके से, तो ये लड़कियाँ बहुत मेहनत करती हैं, उनमें महिमा का नाम सर्वोपरि है। ओके, धन्यवाद सर। महिमा बेटा, आप इसी तरह से आगे भी मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपके पीछे ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए आप एक मार्गदर्शक का काम कर सकें और वो भी जो है आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।